हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की रिवर के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा रिवर। ठीक, रिवर्स नदियाँ। ठीक है ना, नदियाँ। अब इनके बारे में समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो एक बार प्रश्न भी आया था कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो यहाँ आपको कई प्रकार की नदियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत सारी, लगभग 200 से अधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नदियाँ हैं। और फिर नदियों की अपनी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश में नदियाँ ऐसी पाई जाती हैं जो कि अरब सागर में भी अपना जल विसर्जित करती हैं, और इन नदियों का जो है तो जल या बंगाल की खाड़ी में भी जाता है। और चारों दिशाओं में आपको ये नदियाँ प्रवाहित मिलेंगी, उत्तर की तरफ भी, दक्षिण की तरफ भी, पूर्व की तरफ भी, पश्चिम की तरफ भी। तो मतलब यहाँ नदियों की संख्या के साथ साथ नदियाँ चारों दिशाओं में भी प्रवाहित होती हैं। तो पहला तो आप यही जानें कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक, मायका कहा जाता है, ये याद रखना, कहा जाता है। लेकिन ये मायका क्यों कहा जाता है भाई, वाई? तो यहाँ लगभग 200 या 207 से भी अधिक नदियां हैं। ठीक, एक ये बात पता चली। नेक्स्ट बात कि चारों दिशाओं में आपको मिलेंगी, चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हुई नदियां मिलेंगी। दूसरा, यहाँ का जो अपवाह है, ये नदियाँ अरब सागर में भी अपना जल विसर्जित करती हैं, अरब सागर में। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में भी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बात आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल विसर्जित करती हैं, बे ऑफ बंगाल में भी। जैसे ये छोटा सा अगर हम मैप बनाएं, है ना, ये मानो कि अपना मध्य प्रदेश को, ठीक, इस तरह। तो आपको नदियां यहाँ से इस डायरेक्शन में भी प्रवाहित होती हुई नदियां मिलेंगी, इस डायरेक्शन में भी प्रवाहित होती हुई मिलेंगी, ऐसे भी नदियां प्रवाहित होती हुई मिलेंगी, इधर की भी नदियां प्रवाहित होती हुई मिलेंगी अमरकंटक पठार से, और ऐसी भी नदियां प्रवाहित होती हुई मिलेंगी। ठीक, तो नदियां आपको कुछ ऐसी प्रवाहित होती हुई मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं इनमें से एक आप प्रवाह तंत्र याद रखें जिसे हम बोलते हैं पैटर्न। तो कुछ चीज़ें पहले मध्य प्रदेश की नदियों में, या नदियों का जो सामान्य शब्दावली है उनके बारे में अगर हम बात करें, तो पहली बात कि नदियां क्या हैं। पहले अगर कोई आपसे पूछे कि नदी क्या है, सामान्य सी बात कि नदी क्या है, इसे अगर कहें तो सामान्यतः आप लिखेंगे प्राकृतिक जलधारा, प्राकृतिक जलधारा है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है कि नदियाँ क्या है, प्राकृतिक जलधारा है। बकाया जितनी भी प्रकार की आपको दिखेंगी वो प्राकृतिक जलधारा नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि नदी और नहर में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात, इन नदियों में आपको मिलेगा शब्द अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि वे नदियाँ जो अपने पूर्ण क्षेत्र से जल प्रवाहित करती हैं और जो एक तंत्र बनाती हैं,
उसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मानो कि ये हमने एक नदी बनाई, अभी बताते हैं, ठीक। ये मानो कि नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी यहाँ से उद्गम हुई, ठीक, और ये आगे की तरफ ऐसे प्रवाहित हो रही है, और मानो कि ये यहाँ अरब सागर में आके गिरा दी। अरब सागर में ये अपना जल जो है तो बना दी, जिसे हम मुहाना बोलें। क्या बोलेंगे? मुहाना। और इसे क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। तो अब यहाँ नए नए शब्द आप ध्यान रखते रहना कि ये जो पूरा सिस्टम बना, ये जो इतना ये पूरा है, ये पूरा, ये जो इतना बना ये पूरा, इसे हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। यानी कि ये पूरा क्षेत्र ही है इसका अपवाह तंत्र। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये पूरा अपवाह तंत्र है। फिर इसके बाद मुहाना किसे कहोगे आप? तो अगर कोई पूछे कि मुहाना क्या है, तो मुहाना है जहां नदियां समाप्त होती हैं, ठीक, समाप्त होती हैं, वो उसका मुहाना होता है। उद्गम स्थल क्या है फिर? उद्गम स्थल तो जहाँ से नदियों की उत्पत्ति होती है, ठीक, उत्पत्ति होती है। ये आपको पता चला नया टर्म। सेकंड बात कि सहायक नदियां क्या हैं? तो सहायक नदियां वे नदियां, सहायक का मतलब है वे नदियां जो अपना जल जिस नदी में मिलाती हैं वह उस नदी की सहायक नदी होती है या कहलाती है। सहायक नदी कहलाती है, ठीक, सहायक नदी कहलाती है, नदी कहलाती है। ये बात आपको समझ आई? सेकंड। अब जैसे मानो कि इसका मैं नाम लिख देता हूँ कि ये कौन सी नदी है। ये मानो कि आप हथनी लिख देता हूँ, ठीक। चलो, ये आप मान लो कि ये कौन सी नदी है? हथनी नदी है। तो हथनी नदी इस पे अपना जो है तो जल मिलाई, तो हथनी नदी क्या हुई? नर्मदा नदी की सहायक नदी हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि वितरिका कौन होती है, तो वितरिका होती है वे नदियाँ जो किसी नदी से जल को निकाल लेती हैं या उस नदी से जल को कम करती हैं, वे क्या हैं? वितरिका होती हैं। और सहायक नदियाँ उस नदी के जल को बढ़ाती हैं। ये याद रखना। जैसे कि दामोदर नदी या हुगली नदी क्या है? गंगा की वितरिका है, क्योंकि गंगा से हुगली निकली हुई है। तो इस तरह इन चीज़ों को याद रखेंगे आप। तो आपने उद्गम समझा, मुहाना समझा, ये सारी चीज़ें समझा। कैचमेंट सिस्टम भी आपने समझ लिया। अब नदियों का पैटर्न होता है प्रवाह के हिसाब से, तो दो पैटर्न आपको जानने हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको अधिकतम नदियाँ मिलेंगी अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियों का मतलब है कि वे नदियाँ जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। और मैं नेक्स्ट शब्द क्या है कि आपने मुहाना समझा, ये सारी चीज़ें समझ लिया। अब समझें हम डेल्टा किसे कहते हैं। तो लिखें आप डेल्टा, ठीक, डेल्टा। तो डेल्टा क्या है कि नदियाँ अपने मुहाने पर अवसादों का
जमाव करती हैं, जमाव के कारण एक नई स्थलाकृति बनती है, ठीक, जिसे डेल्टा बोलते हैं, जिसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब समझो आप, डेल्टा कहते हैं। अब ये कैसे, जैसे कि मानो कि यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी पे, बंगाल की खाड़ी पे अपना जल मिलाएगी, ठीक। तो यहाँ से ये नदी ऐसे अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाती है। अब ये जब अलग अलग पार्टों में डिवाइड हुई यहाँ से नदी ये, तो यहाँ एक नई प्रकार की स्थलाकृति जन्म लेगी। यहाँ क्या होगी, एक नई प्रकार की स्थलाकृति जन्म लेने लगेगी इनके मध्य में, ठीक। तो ये जो नई प्रकार की स्थलाकृति हो रही है, कैसे हो रही है भाई, अवसाद के कारण। ये अवसाद जो है, तो ये जो नदी अपने साथ यहाँ से सेडिमेंट लाई थी सॉरी, ये जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आई थी नदी, तो यही सेडिमेंट जो है, तो जो जमाव करी, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। इसी सेडिमेंट को क्या बोलते हैं, इसी सेडिमेंट को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक। तो याद रखना कि गंगा नदी जो है, तो विश्व का सबसे सुंदर वन डेल्टा बनाती है। तो इस गंगा नदी के डेल्टा को क्या बोलते हैं, ये गंगा रिवर है, तो इसके डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक। अब यहाँ हम ये नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ डेल्टा में भी टाइप पढ़ाए जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये समझना है डेल्टा। अब दूसरी बात हमें एक चीज़ और समझनी है, एस्चुरी। क्या समझनी है, एस्चुरी, जिसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख, ठीक, इसे बोलते हैं एस्चुरी, ठीक, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। तो अब ये समझे हम कि आखिरकार एस्चुरी क्या होता है। तो जैसे कि कोई रिवर प्रवाहित हो रही है और ये आई और यहाँ मानो कि ये सागर है, ये क्या है, ये पूरा सागर है। अब समझो कि ये यहाँ पूरा सागर है और ये इसका मुहाना है ना। अब नदी आई, जैसे कि ये नदी है और ये यहाँ, ये पूरा क्या है, ये यहाँ मानो कि पानी भरा हुआ है, ठीक। समझना आप, ध्यान से इसे समझना। ये तो यहाँ से ये जो नदी है, ये नदी ये ऐसे प्रवाहित होते हुए आ रही है, ठीक, यहाँ अपना जल गिराई है। तो ये तो इसका मुहाना है, लेकिन इस मुहाने में अवसाद का जमाव ना हो पाना, इसी न जमाव हो पाने की स्थिति को हम एस्चुरी बोलते हैं, सिंपल शब्दों में। और ये कौन सी नदी बनाती है, ये आपकी फेमस नदी है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, ठीक। तो अधिकांशतः जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में, अरब सागर में जो नदियां गिरेंगी वे सभी नदियां एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी भैया, एस्चुरी बनाएंगी। इस बात को आपको याद रखना है कि जो नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, कहाँ हैं, अरब सागर में वे सभी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख। क्योंकि जो ये, जैसे कि मानो कि अगर हम एक मैप बनाएं और इस मैप के माध्यम से अगर आप समझो कि जैसे कि ये मैप है, ठीक, और यहाँ से नदी आ रही है, ये मानो कि ये नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी आ रही है, तो नर्मदा नदी
टेप से गिराती है। ये हिस्से हैं ऊंचे, इस वजह से यहाँ सेडिमेंट का जमाव नहीं हो पाता, और जब सेडिमेंट का जमाव नहीं हो पाता तो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं। और ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि हर बार जो है तो ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, एक बात, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, दो बात। तो इनको अलग अलग हम जो है तो अभी पढ़ेंगे, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं इस तरह। अब चलते हैं कि जब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो अभी आपने अपवाह तंत्र देखा, अपवाह तंत्र क्या है ये हमने बताया। अब 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में लिखें आप, मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र 6 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, पाए जाते हैं। अब ये 6 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना। नंबर 1 गंगा, गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, गंगा अपवाह तंत्र। सेकंड नंबर लिखिए आप, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। थर्ड लिखें आप, ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र। नेक्स्ट फोर्थ लिखें आप, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। और फिफ्थ लिखें आप, महानदी अपवाह तंत्र, सॉरी माही नदी पहले लिख लें आप। माही नदी अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र। और नेक्स्ट 6 लिखें, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, ये आपने लिखा। अब एक बात आपको यहाँ समझना है कि इसमें से ये गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसे यमुना भी बोलते हैं हम, यमुना नदी अपवाह तंत्र भी। एक बार मध्य प्रदेश में प्रश्न पूछा गया कि चंबल नदी किसका अपवाह तंत्र है, और उसमें गंगा भी था यमुना भी था। तो आंसर आया था गंगा नदी का। क्यों? क्योंकि गंगा नदी यमुना का अपवाह तंत्र है, इस वजह से आंसर आया था गंगा नदी। तो ये बात को आपको याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपवाह तंत्र में। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अगर देखें हम, तो वह आपको नर्मदा नदी का मिलेगा। ठीक, तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है नर्मदा नदी का। लेकिन याद रखना कि अगर भारत में हॉलिस्टिक इसका ज्ञान देखेंगे तो गंगा नदी हो जाएगी अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा। ठीक, पर अभी मध्य प्रदेश में देखते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें सबसे छोटा, तो इसे हम मानते हैं सबसे छोटा। ठीक, सबसे छोटा अपवाह तंत्र इसे माना जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, एक बात। दूसरी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो यहीं है, इसको भी लिख लो आप। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है तो कौन सी है? नर्मदा नदी। उसे नेक्स्ट हम लोग उधर बात करेंगे। अब इन्हीं में से एक बातें और आपको याद रखनी हैं, और वो बातें ये हैं कि इसमें से 3 नदियां छोड़ दो आप, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये 3 नदियां बंगाल की खाड़ी पे अपना जल विसर्जित नहीं करती हैं। तो इनमें 3 अपवाह तंत्र ऐसे हैं, 3 अपवाह तंत्र
जो कि बंगाल की नहीं, जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक, विसर्जित करती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो लिखिए आप, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र और माही अपवाह तंत्र। ठीक, यही आप नोट लिख करके और लिख लें। कुछ इंपॉर्टेंट आज हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखें यहाँ कि जीवनदायिनी नदी, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी किसे कहते हैं? नर्मदा को। ठीक, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मानी जाती है कौन सी? नर्मदा नदी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की पवित्रता के आधार पर गंगा, तो पवित्रता के आधार पर गंगा, उसमें भी नर्मदा नदी। दूसरा, प्रदूषण के आधार पर गंगा, प्रदूषण के आधार पर गंगा, तो बेतवा नदी। ठीक, बेतवा नदी। ये आपको इस तरह के टर्म याद रखने हैं। मालवा की गंगा, क्षिप्रा नदी। ठीक, क्षिप्रा नदी। और आदिवासियों की गंगा, आदिवासी गंगा, माही नदी। ठीक है। और सबसे सुंदर मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी। ठीक, सबसे सुंदर नदी केन नदी को माना जाता है। सॉरी, वर्धा प्लस वेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है? या संगम से जो एक नई नदी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राणहिता। जैसे मानो ये इधर से आके मिली वर्धा और वेनगंगा, यहाँ से ये जो नई नदी बन रही है इस क्षेत्र से, तो यहाँ से ये एक नदी बनी, इसे बोलते हैं प्राणहिता। ठीक, प्राणहिता। इस तरह की आपको टर्म्स जो है तो पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। ज्वार नद जो है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो 3 नदियाँ ज्वार नद बनाती हैं। जो हमने अभी ज्वार नद की बात की, माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये 3 नदियाँ जो है तो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये बातें आपको याद रखनी हैं। और कुछ बातें अगर देखें कि इनमें से, तो हमने जैसे कहा कि 200 से अधिक तो नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं, है ना। अब इनमें से आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं। उधर हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये पता चलेगा, लेकिन रेवा शब्द आपको याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से करके आपको याद रखनी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जबकि भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर एक एक करके इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और आप प्रश्न ज़रूर पूछें कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और आपके कौन से डाउट हैं वो दें। आपका समाधान ज़रूर किया जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।